हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पीवाईक्यूज, जो कि हैं स्पेसिफिकली थिंकिंग एंड रीजनिंग टॉपिक से। एंड मैंने ये मेक श्योर किया है कि मैं वो सारे पीवाईक्यूज लूं जो अपीयर हुए 2013 से लेके 2024 के एग्जाम में, ऑल रिलेटेड टू थिंकिंग एंड रीजनिंग। नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले कि मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे मूव करूं, मेरी तरफ से एक वर्ड ऑफ एडवाइस आपके लिए ये रहेगा कि आफ्टर एवरी क्वेश्चन प्लीज आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप एनालाइज कीजिए क्वेश्चन को और आंसर करने की कोशिश कीजिए। इससे आप अपनी परफॉर्मेंस को बेटर इवेल्युएट कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन आता था तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं आता था तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कौन सी चीज की वजह से आपका क्वेश्चन गलत हुआ और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई एम होपिंग दैट। So the first question is critical thinking and creativity can be increased by following strategy. Number one, adopting a critical perspective. Number two, thinking divergently. Number three, use analogies. Number four, mental set. और इसके कोड्स दिए हुए हैं कि इनके कौन से कॉम्बिनेशन से critical thinking and creativity को increase किया जा सकता है. So the right answer is option A, 1, 2 and 3. अब देख लेते हैं कि किस तरीके से ये करेक्ट आंसर है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था कि क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करके बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब हम इन ऑप्शंस को इवेल्युएट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं चारों ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है अडॉप्टिंग अ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। इसका मतलब है चीजों को बिना बायस के देखना, एजम्पशंस को क्वेश्चन करना। जैसे अगर कोई न्यूज आए तो उसे ब्लाइंडली मान लेने की बजाय उसका सोर्स चेक करना, उसे वेरीफाई करना, ये क्रिटिकल थिंकिंग का कोर पार्ट होता है। नाउ द ऑप्शन टू इज थिंकिंग डाइवर्जेंटली। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब एक प्रॉब्लम के कई अलग सोल्यूशंस सोचना। जैसे एक ब्रिक अगर आपको दी जाए तो आप उससे क्या किस किस तरीके से यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप उसे पेपर वेट बना सकते हो, डोर स्टॉप बना सकते हो, या आर्ट बनाने के लिए भी यूज कर सकते हो। तो ये होती है क्रिएटिविटी। ऑप्शन थ्री है यूजिंग एनालॉजीज। जब हम नए प्रॉब्लम्स को किसी पुराने जाने पहचाने एग्जाम्पल से कंपेयर करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एटम को समझते वक्त हम उसे सोलर सिस्टम से कंपेयर करते हैं, न्यूक्लियस को सन मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को प्लैनेट्स अज्यूम कर लेते हैं। ये भी क्रिएटिव और लॉजिकल थिंकिंग को एनहांस करता है। अब ऑप्शन फोर है मेंटल सेट। ये एक बैरियर होता है टू क्रिएटिविटी। जब हम हर प्रॉब्लम को पुराने तरीके से ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे अगर पहले एडिशन से आंसर आया था तो अब भी वही लगाते हैं बिना सोचे समझे, ये क्रिएटिविटी को ब्लॉक करता है, इसलिए ये हेल्पफुल नहीं होता है। मेंटल सेट को हटा के बाकी सारी स्ट्रेटजीज क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को एनहांस करती हैं, लेकिन मेंटल सेट इन्हें ब्लॉक करता है। सो द आंसर वाज 1, 2 एंड 3 ऑप्शन। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि कहता है अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस, ऑप्शन ए लैंग्वेज शेप्स और डिटरमाइंस थॉट, ऑप्शन बी थॉट्स डिटरमाइन लैंग्वेज, ऑप्शन सी नीदर इज अफेक्टेड बाय द अदर, ऑप्शन डी बोथ हैव इक्वल इफेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लैंग्वेज शेप्स और डिटरमाइंस थॉट। इस थ्योरी को स्पेयर वॉर्फ हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इसका मेन कहना ये है कि जो लैंग्वेज हम बोलते हैं वो हमारे थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि रशियन स्पीकर्स के पास अलग अलग ब्लू शेड्स के लिए मल्टीपल वर्ड्स होते हैं, तो वो लोग ब्लू के सटल डिफरेंसेस को इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज उन्हें सोचने का एक और डिटेल तरीका देती है। इसलिए करेक्ट आंसर इज लैंग्वेज शेप्स और डिटरमाइंस थॉट। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है एक असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। असर्शन कहता है कि रीजनिंग इज ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशन लेडन बिलीफ्स। रीजन कहता है पावरफुल बिलीफ्स कम फेस टू फेस विथ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। ऑप्शंस हैं नंबर 1 बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन 2 है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन 3 है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन 4 है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। असर्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले असर्शन बिल्कुल सही है। इमोशंस जैसे पर्सनल या पॉलिटिकल बिलीव्स रीजनिंग को बायस कर सकते हैं।
जैसे कोई वैक्सीन अपोज करता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम उसके खिलाफ है, चाहे लॉजिक कुछ भी कह रहा हो, ठीक है। रीजन भी सही है, बिलीफ लॉजिकली आर्ग्यू करने में रेजिस्टेंस करते हैं। जब हमारे स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स किसी नए लॉजिकल पॉइंट से टकराते हैं, हम इमोशनली रिएक्ट करते हैं। इसी वजह से रीजनिंग बायस्ड हो जाती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ हो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 4। क्रिएटिव थिंकिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश इन थिंकिंग एंड डैश इन अंडरस्टैंडिंग टू प्रोड्यूस डैश आइडियाज एंड डैश। और इसके कुछ कॉम्बिनेशन में ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन पर दिख ही रहे हैं। मैं इन ऑप्शंस को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहला वर्ड हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब एक ही सिचुएशन को अलग-अलग नज़रिए से देखना। जैसे मोबाइल का कवर टूट गया, अब हर बंदा अमेज़न पे ऑर्डर नहीं करेगा कि कवर टूट गया है तो न्यू कवर ऑर्डर कर देते हैं। कोई सोचेगा कि फेविक्विक से पुराना कवर रिपेयर कर लेते हैं, कोई और किसी और चीज़ को अपना मोबाइल कवर बना लेगा, ठीक है? तो एक ही सॉल्यूशन पर अटक नहीं जाते हैं, एक प्रॉब्लम को के डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस ढूँढने की कोशिश करते हैं। ये होती है फ्लेक्सिबिलिटी, जहाँ माइंड एक ही रास्ता नहीं मल्टीपल रास्ते ढूँढता है। दूसरा जो टर्म यहाँ पर हमें दिखाई देता है वो है रीऑर्गेनाइजेशन। ये होता है जो नॉलेज ऑलरेडी है उसको नए तरीके से यूज करना। जैसे आप जानते हैं कि लंच बॉक्स सिर्फ खाना रखने के लिए होता है, पर किसी ने उसे स्विंग किट बना लिया है कि वहां उसमें अपने स्विंग के सामान डालते हैं, ठीक है। सेम डब्बा लेकिन नया यूज है उसका, ठीक है। तो ये होता है अंडरस्टैंडिंग को रीऑर्गेनाइज करना। तीसरा जो टर्म हमें दिखाई देता है वो है इनोवेटिव। तो इनोवेटिव या इनोवेटिव इनोवेशन का मतलब होता है नया, नया और काम का, ठीक है। तो ये होता है इनोवेटिव, न्यू प्लस यूजफुल, ठीक है। न्यू तो सिर्फ न्यू है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि जो चीज न्यू है वो यूजफुल भी हो, लेकिन इनोवेटिव का मतलब है कि जो चीज न्यू है वो यूजफुल भी होगी। ऐसे सॉल्यूशंस जो असली प्रॉब्लम को सॉल्व करें, लाइक क्लिप की जगह रबर बैंड यूज कर देना टू क्लोज अ पैकेट। इट्स सिंपल, चीप एंड स्मार्ट, दैट्स इनोवेशन। अब ये समझ लेते हैं कि इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। मैंने आपको ये बता ही दिया कि न्यू का यहाँ पर जो मतलब होता है वो है जो सिर्फ नया है, जरूरी नहीं है वो यूजफुल भी हो। लेकिन इनोवेटिव का मतलब क्या है, जो नया है प्लस यूजफुल है। एंड सेम गोज फॉर नॉवल। नॉवल मतलब नया है लेकिन यूजफुल हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। So the correct answer in this question is option number 1. Creative thinking is a combination of flexibility in thinking and reorganization in understanding to produce innovative ideas and solutions. अब आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर 2 क्यों गलत है, ऑप्शन नंबर 3 क्यों गलत है। अब ये और देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 क्यों गलत है, ठीक है। यहाँ पर वर्ड आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन तो सेम ही हैं, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट एक नया टर्म है। अब एब्स्ट्रैक्ट सॉल्यूशन का मतलब होता है थ्योरी ही थ्योरी, कोई प्रैक्टिकल काम नहीं होता है एब्स्ट्रैक्ट में। जैसे अगर हम नेगेटिव सोचना बंद कर दें तो प्रॉब्लम खुद ही भाग जाएगी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि पिछले क्वेश्चन में क्यों ऑप्शन 1 ही करेक्ट था और 2, 3 एंड 4 वर रॉन्ग ऑप्शंस। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि एक असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है। Assertion कहता है children have remarkable ability to create mental representation of the world in the form of language. Reason है reasoning and problem solving are the ways of manipulating the ideas. I'm sure आप इसके ऑप्शन से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, मैं रीड नहीं कर रही हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए अब देखते हैं किस तरीके से ये करेक्ट आंसर है। असर्शन असर्शन एकदम ट्रू है, ठीक है। बच्चे छोटे सी ही दुनिया को लैंग्वेज के थ्रू समझने लगते हैं। जैसे एक 2 साल का बच्चा बोलता है डॉगी भौंक रहा है, वो सिर्फ सुन नहीं रहा है, वो मेंटली उस सीन को रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, मतलब वो उस सीन का मेंटली रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहा है अपने दिमाग में। लैंग्वेज उनके लिए एक मैप बन जाता है दुनिया को समझने के लिए। तो असर्शन एकदम करेक्ट है, चिल्ड्रन हैव रिमार्केबल एबिलिटी टू क्रिएट मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज।
अब देख लेते हैं रीजन को। रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है। रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है दिमाग में आइडियाज को इधर उधर घुमाना, टेस्ट करना, कंपेयर करना। जैसे एक बच्चा देखता है कि स्टूल चढ़ के शेल्फ तक पहुंचा जा सकता है, उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, पर ये डायरेक्टली उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट का रीजन नहीं है। इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट्स तो करेक्ट हैं, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि ऑप्शन 1 क्यों नहीं हो सकता है। ऑप्शन 1 कह रहा है कि रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सप्लेन करते हैं लैंग्वेज बेस्ड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। ये एकदम गलत है। लैंग्वेज का डेवलपमेंट और रीजनिंग दोनों इंपॉर्टेंट है, पर दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कॉज नहीं है। बच्चा बोलना सीख रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो साइमल्टेनियसली लॉजिकल पजल्स भी सॉल्व कर सकता है ना। ये दोनों सेम ट्रैक हैं, लेकिन डिफरेंट ट्रेन्स हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है। हेंस ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज एरर्स इन रीजनिंग? ऑप्शन ए प्रीमाइज फ्रेजिंग मैनर, ऑप्शन बी फोरक्लोजर इफेक्ट्स एंड ऑप्शन सी कंफर्मेशन बायस। और इस क्वेश्चन में कोड्स दिए हुए हैं, ठीक है। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, प्लीज थोड़ा सा टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि क्या आपको भी करेक्ट आंसर्स मिल रहे हैं या नहीं। अब ऑप्शन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ए बी एंड सी, यानी कि ये तीनों ही होने चाहिए। चले तीनों ऑप्शंस को एक एक करके समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। पहला है प्रीमाइज फ्रेजिंग मैनर। ये होता है जब एक बात को कैसे बोला गया है उसे पूरा मीनिंग बदल जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहेंगे जो 90% फैट फ्री है? वहीं अगर बोलें कि इसमें 10% फैट है, तो सोचने का तरीका बदल जाता है। 90% फैट फ्री है ये बोल दिया तो एक अलग इंप्रेशन जाता है दिमाग में, और अगर बोल दिया कि 10% फैट ही है इसमें, तो फिर एक अलग इंप्रेशन क्रिएट होता है, ठीक है। दोनों इंफॉर्मेशन सेम ही है, लेकिन फ्रेमिंग की वजह से हमारी थिंकिंग चेंज हो जाती है। रीजनिंग में भी जब सवाल या स्टेटमेंट ट्रिकी वर्डिंग में आ जाते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन बी है फोरक्लोजर इफेक्ट। इसका मतलब होता है जल्दबाजी में कंक्लूजन पर पहुंच जाना। पहली बार ही किसी से मिलके डिसाइड कर लिया ये इंसान रूड है, बस एक सेंटेंस के बेसिस पर, एक मुलाकात में। आपने सब बातें सुनी भी नहीं पर जजमेंट रेडी है, ये होता है फोरक्लोजर। बिना सारी बात समझे डिसीजन ले लेना, थिंकिंग के प्रोसेस में ये लॉजिकल एरर होता है। तीसरा है कंफर्मेशन बायस। ये होता है ये तो हम सब करते ही हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि एक एक्टर ओवर हाइप्ड है, तो आप सिर्फ वही रिव्यूज या मीम्स देखोगे जिसमें उसकी बुराई हो रही हो। यानी जो आप पहले से मान लेते हो वही आपको दिखता है। जो उसके अगेंस्ट हो उसको इग्नोर कर देते हो, चाहे वो सच हो या ना हो। रीजनिंग के लिए ये बायस बहुत बड़ा बैरियर होता है, क्योंकि हम फैक्ट्स के बजाय अपनी सोच के सपोर्ट में प्रूफ ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऑप्शन 4 सही है, जहां पर सभी ए बी और सी ऑप्शंस करेक्ट हैं, ठीक है। ए बी एंड सी ऑल आर करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग, जो कि मैचिंग बेस्ड है रीजनिंग के टाइप्स पे। रीजनिंग के टाइप्स क्या क्या हैं? एनालॉजिकल रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, फिजिकल रीजनिंग। एंड नाउ बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर टू द क्वेश्चन, पहले ये समझ लेते हैं कि ये रीजनिंग के टाइप्स एग्जैक्टली होते क्या क्या है। इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एनालॉजिकल रीजनिंग होता है जब हम किसी नए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए किसी पुराने से कॉन्सेप्ट को, जो हमें अच्छे से पता है, उसका यूज करते हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी को वाटर फ्लो के जैसे समझा जाए, तो प्रिडिक्शन किए जा सकते हैं। इसलिए ए मैच होता है ऑप्शन नंबर 1 से। एनालॉजिकल रीजनिंग विथ प्रोसेस दैट अलाउज टू मेक प्रिडिक्शन अबाउट इवेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। अब देख लेते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग होता है जब हम जनरल रूल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं, लॉजिकली सर्टेन कंक्लूजन्स पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल मैमल्स हैव लंग्स, ठीक है, एंड डॉग इज ए मैमल, सो डॉग हैज लंग्स। तो बी मैच होता है ऑप्शन नंबर 4 से।
डिडक्टिव रीजनिंग इट इज ड्रॉइंग वैलिड कंक्लूजन फ्रॉम प्रीमाइसेस। अब आ जाते हैं इंडक्टिव रीजनिंग पर। इंडक्टिव रीजनिंग होता है जब हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल रूल बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा है कि जितने भी एप्पल्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, तो मैंने कंक्लूजन बनाया ऑल एप्पल्स आर रेड। तो सी मैच होता है ऑप्शन नंबर 2 से। इंडक्टिव रीजनिंग इज यूजिंग इन्फ्रेंसेस टू ऐड न्यू नॉलेज। अब आ जाते हैं फिजिकल रीजनिंग पर। जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉज इफेक्ट और मीन्स एंड एनालिसिस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हैवी ऑब्जेक्ट को कैसे मूव करें, प्लानिंग करना पड़ेगा, रैम्प बनाना पड़ेगा, एक्सेट्रा। तो ये हो गया, ये मैच होगा हमारा थर्ड ऑप्शन से, विच इज यूजिंग मीन्स एंड एनालिसिस। ठीक है, आई होप ये सारे टाइप्स ऑफ रीजनिंग आपको क्लियर हुए। अब अगर आप ऑप्शन में कोड्स को देखोगे तो इनमें से कोई भी कोड इस पैटर्न से मैच नहीं करता है, बट यही करेक्ट आंसर है। एंड एज फार एज आई रिमेम्बर, ये क्वेश्चन स्किप हुआ था। ठीक है, बट आई होप आपको रीजनिंग के टाइप्स इससे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैंने हर स्लाइड के बाद कोशिश करी है उसका एक एक्सप्लेनेशन स्लाइड रखने की, सो दैट आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आपके पास उसका एक्सप्लेनेशन हो। तो मैंने कोशिश तो की है हर स्लाइड में रखने की, बट कुछ कुछ स्लाइड्स ऐसी थी जहां पर मुझे एक्सप्लेनेशन के लिए कंटेंट लिखना बहुत ही मुश्किल लगा, तो वहां पे कहीं कहीं पे मिस भी हो गया है। बट यहाँ पे टाइप्स ऑफ रीजनिंग ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन है यहाँ पे। यू कैन पिक द कंटेंट फ्रॉम हेयर एज वेल फॉर योर नोट्स। अब आ जाते हैं एट्थ क्वेश्चन की तरफ। एट्थ क्वेश्चन कहता है एनालॉजिकल रीजनिंग कंसिस्ट्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस: ए रिट्रीवल, बी मैपिंग, सी इवैल्यूएशन, डी एब्स्ट्रैक्शन एंड ई प्रिडिक्शन। और यहाँ पर इसके कुछ कोड्स दिए हुए हैं। अब मैं करेक्ट आंसर आपको पहले ही बता देती हूँ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी 5। अब ये देख लेते हैं कि इन प्रोसेसेस का एग्जैक्टली मतलब क्या है और किस तरीके से ये एनालॉजिकल रीजनिंग में यूज किए जाते हैं। तो एनालॉजिकल रीजनिंग हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एनालॉजिकल रीजनिंग वो होती है जब हम किसी न्यू सिचुएशन या न्यू प्रॉब्लम को एक पुरानी किसी प्रॉब्लम से सिमिलर समझते हैं और उसे उसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये होती है एनालॉजिकल रीजनिंग। तो इसमें पहला स्टेप आ जाता है रिट्रीवल ही। रिट्रीवल कैसे? कि हम पहले याद करने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी पुरानी सिमिलर सिचुएशन में हम अटके थे और उसका एग्जाम्पल याद करने की कोशिश करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर का रिमोट खो गया है, आप सोचते हो पिछली बार जब रिमोट सोफा के गैप में गया था तब वहां मिला था। तो पहले आपने एक पुराना केस याद किया, दैट इज रिट्रीवल। अब दूसरा प्रोसेस आ जाता है मैपिंग। मैपिंग क्या होता है? कंपैरिजन करना। अब आप करंट सिचुएशन को उस पुराने एग्जाम्पल से मैच करने की कोशिश करते हो, देखते हो कि क्या चीजें सिमिलर हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचते हो इस बार भी रिमोट वहीं जाके गुम हो गया होगा क्योंकि पैटर्न सेम है। ये स्टेप है मैपिंग, सिमिलैरिटीज फाइंड करना, दैट इज मैपिंग। तीसरा है इवैल्यूएशन। यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि एनालॉजी फिट बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। हम इवैल्यूएट करते हैं कि जो हमने एनालॉजी बनाई है क्या वो ठीक है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हो कि सोफा की जगह इस बार बेड के पास रिमोट था, तो पुरानी एनालॉजी हर बार काम नहीं करती है। सो यू इवैल्यूएट वेदर योर कंपैरिजन इज हेल्पफुल और नॉट। डी है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? ये स्टेप थोड़ा सा डीप है। यहाँ हम डिटेल छोड़ के कोर आइडिया पकड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप समझते हो कि पैटर्न ये है, छोटी जगह में जाके रिमोट छुप जाता है, चाहे वो सोफा हो या बेड। बेसिक आइडिया सेम है। दिस इज एब्स्ट्रैक्शन, डीपर मीनिंग समझना। फिफ्थ एंड फाइनल स्टेज ऑफ एनालॉजिकल रीजनिंग है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन, आगे क्या हो सकता है ये सोचना। और फाइनली आप गैस करते हो कि अगर सेम आइडिया फॉलो किया तो रिजल्ट क्या मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप डिसाइड करते हो अगली बार रिमोट छुप जाए तो आप पहले सारी छोटी जगहों पर चेक करने की कोशिश करोगे। दिस इज प्रिडिक्शन यूजिंग एनालॉजी टू प्लान फॉर फ्यूचर। अब फाइनली हम लोग सारे स्टेप्स एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या होता है। रिट्रीवल, पहले पुराना केस याद करना। मैपिंग, कंपेयर करना प्रेजेंट को पुरानी सिचुएशन से। इवैल्यूएट करना कि आपकी जो पुरानी ट्रिक थी वो अब काम करेगी या नहीं करेगी। फोर्थ है एब्स्ट्रैक्शन, बेसिक आइडिया पकड़ना, राइट। प्रिडिक्शन, जो कि है आगे से कैसे हैंडल करेंगे इस सिचुएशन को।
सो आई होप एनालॉजिकल रीजनिंग और उसकी प्रोसेसेस आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गई। इस स्लाइड में मैंने सेम एनालॉजिकल रीजनिंग वाले जो प्रोसेसेस थे वो स्टेप बाय स्टेप अच्छे से एग्जाम्पल फॉर्म में समझाए हैं कि अगर आपको बाद में रीडिंग पर्पस के लिए भी चाहिए तो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच इज 9th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ये मैच रिलेटेड है विद सम बेसिक कॉग्निटिव प्रोसेसेस दैट इज थिंकिंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमें इनकी स्पेसिफिक डेफिनेशंस के साथ इन्हें मैच करना है। अब अकॉर्डिंग टू आंसर की तो वैसे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, लेकिन आप देखने जाओगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर कोई भी करेक्ट कोट्स नहीं दिए हुए हैं, ये सभी गलत कोट्स हैं। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं कि इन प्रोसेसेस का एग्जैक्टली मतलब क्या है। पहले बात कर लेते हैं थिंकिंग के बारे में। तो थिंकिंग ये एक ब्रॉड मेंटल एक्टिविटी है जिसमें हम किसी भी इंफॉर्मेशन को मेंटली मैनिपुलेट करते हैं, चाहे वो इमेजेस हो, मेमोरीज हो या प्लान्स हो। फॉर एग्जाम्पल, आप फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो या किसी पास घटना के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हो, ये सब थिंकिंग है। सो ए मैच हो जाता है 3 से, दैट इज मेंटल एक्टिविटी थ्रू विच वी ट्रांसफॉर्म अवेलेबल इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू रीच कंक्लूजन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रोसेस जो कि है रीजनिंग। अब रीजनिंग क्या होता है, जब आप किसी लॉजिकल तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो ताकि किसी रिजल्ट या कंक्लूजन तक पहुंचा जा सके। फॉर एग्जाम्पल, आप डिसाइड करते हो कि किस रास्ते से जाना चाहिए बेस्ड ऑन ट्रैफिक रिपोर्ट्स। सो बी मैच हो जाता है 2 से, यानी कि रीजनिंग है प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इन वेरियस वेज टू मूव टूवर्ड्स अ डिजायर्ड गोल। अब बात कर लेते हैं थर्ड कॉग्निटिव प्रोसेस की जो है डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग क्या होता है, जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और आप उनमें से एक चूज करते हो बेस्ड ऑन रीजनिंग या प्रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, डिनर में पिज्जा खाना है या फिर पास्ता खाना है, आप एक सिलेक्ट करते हो, दैट्स डिसीजन मेकिंग। तो सी का हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि प्रोसेस ऑफ चूजिंग बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट देम। अब आ जाते हैं लास्ट कॉग्निटिव प्रोसेस जो कि हमें मैच द फॉलोइंग में दी है, जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, जब आप किसी चैलेंज या ऑब्स्टिकल को टैकल करते हो स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुर्सी टूट गई है और आप टूल्स यूज करके उसको रिपेयर करते हो, दैट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। तो डी मैच होता है ऑप्शन 4 से, जो कि है एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स द मैनिपुलेशन ऑफ मेंटल रिप्रेजेंटेशन of various features of the external world. सो इसका करेक्ट कोड होना चाहिए 3, 2, 1 एंड 4, बट वो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। एंड आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी ड्रॉप ही हुआ होगा। मैच द फॉलोइंग कई बार ऐसे आ जाते हैं कि वो ड्रॉप हो जाते हैं क्योंकि उनके करेक्ट कोड्स नहीं दिए जाते हैं, बट ये हमेशा की बात नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। चलिए अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है असर्शन एंड रीजनिंग। और ये क्वेश्चन हमारा इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। वैसे मेरे पास थिंकिंग के 59 क्वेश्चंस हैं टोटल, 2013 से लेके 2024 यानी कि दिसंबर 2024 तक के पेपर्स में से। सो वो हम ब्रेक्स में कर लेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। चलिए देखते हैं 10th क्वेश्चन विच इज असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन कहता है कि अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स की ह्यूमन थिंकिंग एंड रीजनिंग आर प्रोडक्ट्स ऑफ सोशल एक्टिविटी। और रीजन कहता है एवरी कॉग्निटिव प्रोसेस अपीयर्स फर्स्ट ऑन सोशल प्लेन एंड देन ऑन साइकोलॉजिकल प्लेन आफ्टर इंटरनलाइजेशन। आपको इसके ऑप्शंस तो पता ही हैं, वीडियो पॉज करके जरूर से इसके बारे में सोचने की कोशिश कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होता है। तो असर्शन कहता है ह्यूमन थिंकिंग और रीजनिंग सोशल एक्टिविटी का रिजल्ट है, और रीजन कहता है हर कॉग्निटिव प्रोसेस पहले सोशल लेवल पे होती है फिर इंटरनल लेवल पे डेवलप होती है। अब वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंग हम सोचना कैसे सीखते हैं, जब एक चाइल्ड किसी एडल्ट या पीयर के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो एक्सटर्नल सोशल इंटरेक्शंस के जरिए आइडियाज को ग्रैस्प करता है, फिर धीरे धीरे वो प्रोसेसेस अंदर इंटरनलाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जब टेबल पर काउंटिंग करता है टीचर के साथ तो वो पहले बाहर होता है सोशल प्लेन पर, लेटर वो खुद काउंटिंग करने लगता है, ये होता है साइकोलॉजिकल प्लेन पर। तो रीजन परफेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और मैं ये सीरीज़ जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी अपने साइड से। 59 क्वेश्चंस हैं, जितना जल्दी हो सके मैं वीडियोज़ अपलोड करने की कोशिश करूँगी। इफ यू लाइक द वीडियो एंड इट हेल्प्ड you in any way, please like, subscribe and share with your peer group or anyone who is preparing for NET, JRF or any competitive exam of psychology. Stay tuned for more videos और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी टू स्टे ऑन द प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच, बाय।